हाय गुड इवनिंग। सब ऑनलाइन आ गए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करेंगे जो चैप्टर, ठीक है। एक बार ज़रा जल्दी से ऑनलाइन आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। और अभी हम लोग जो शुरू करेंगे वो पी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक, तो जल्दी से आ जाइए। तो पी ब्लॉक ज़रा समय करना है, ठीक है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, अगले 2 वीक में हम लोग फर्स्ट बुक में ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी है कि काम पे थोड़ा और अधिक काम करना चाहिए ताकि सब्जेक्ट हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाए, ठीक है। ताकि मैं नेक्स्ट अगले 2-3 मंथ में जो है बेसिकली ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करूं और 90 डेज़ या 120 डेज़ के अंदर मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दूं। तो पी ब्लॉक में लिखना है आपको, ठीक है। पी ब्लॉक लिखेंगे। पी ब्लॉक आर प्रेजेंट राइट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल, लिखेंगे पी ब्लॉक प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल। पी ब्लॉक प्रेजेंट राइट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल। फिर लिखना देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन IgNH2NP126, IgNH2NP126, ठीक है। फुल स्टॉप पे लिखना अगला पॉइंट। पी ब्लॉक कंटेन टोटल 6 ग्रुप्स, पी ब्लॉक कंटेन टोटल 6 ग्रुप्स, टोटल 6 ग्रुप्स, ये लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना है टोटल 6 ग्रुप्स, ये लिखेंगे। हम जो पढ़ेंगे मतलब इस साल, वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ेंगे, ये कहाँ पे है, 12th में है, और ये दोनों कहाँ हैं, 11th में है। कहाँ पे है, 11th में है। इसमें भी थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये वाला पार्ट है, ये वाला डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा आप सुन लें। इसके बाद थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 टॉपिक हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब हम जब पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, मतलब आज करना है, तो अभी समझ के चलें 5-6 दिन इन्हीं 2 टॉपिकों में लग जाएगा। अगर एक बार जब ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो ये थोड़े जल्दी हो जाएंगे। मतलब G17 थोड़ा और जल्दी होगा, और G18 तो बहुत ही फास्ट होगा। अब G18 में तो ये समझ लें कि हार्डली 15 to 20 मिनट के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो अभी बेसिकली हम इधर के पोर्शन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें 12th के लिए करना है। ये पोर्शन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 15, क्या करेंगे 16, क्या करेंगे 17, क्या करेंगे 18। क्लियर हो गया। तो अभी हम शुरू किसको करेंगे, ग्रुप 15 को। ओके, तो लिखना आपको अगली हेडिंग नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, जरा देखें आप यहाँ पे। नाइट्रोजन फैमिली के बारे में जब मैं बात करूँगा तो इसका नाम ग्रुप 15 है, और इसी का नाम है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। देखते चलें कैसे तैयार करना है। थोड़ा एक बार इसको मैं ज़रा पहले समझा दूँ। G15 नाइट्रोजन फैमिली, ये हमारी मेन हेडिंग है। इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। देखिए आपको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहला काम है सोर्स। इसके बारे में ज़रा सुन लें कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है क्लास नोट्स तैयार करना। जो मैं पढ़ाऊँगा उसी को अच्छे से तैयार करना है। होमवर्क यही है आपका। एक बार जब क्लास नोट्स तैयार हो जाएगा तो आपको NCERT अच्छे से प्रूफ रीड करना है। NCERT अच्छे से प्रूफ रीड करना है। हालांकि एक बार सुन लें आप, हालांकि NCERT की जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, फिर भी मेरा ये सजेशन है कि पहले काम है क्लास नोट्स को तैयार करना, फिर दूसरा काम है NCERT को अच्छे से प्रूफ रीडिंग करना। मैंने NCERT क्यों बोला, क्योंकि पिछले आप देखेंगे 10 सालों के ट्रेंड में, तो 10 सालों के ट्रेंड में NCERT से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। NCERT से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स आया हुआ है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट नोट से आ रहा है तो हमें इनऑर्गेनिक में, यानी जो बेसिकली क्या है पी ब्लॉक में, या D&F ब्लॉक जब मैंने किया था, तो D&F ब्लॉक में भी मैंने बोला कि क्लास नोट्स देन हमारा NCERT प्रूफ रीड, क्लास नोट्स NCERT प्रूफ रीड, उसको अब कर लेंगे। यहाँ भी क्या करना है, क्लास नोट्स फिर NCERT प्रूफ रीड करना है। क्लास नोट्स प्लस NCERT प्रूफ रीड आपको करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो नहीं करना है, सुन लें आप, कोई भी अदर या रेफरेंस बुक, थर्ड पॉइंट नहीं करना है। अदर या रेफरेंस बुक आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपने ये किया ना, अदर मतलब जैसे GRB ले लिया आपने, जैसे अरिहंत ले लिया आपने, अगर आप इनको लेके ट्राई करोगे ना तो इसमें बहुत रिएक्शन लिखा हुआ है। आप ये समझ लें कि बहुत रिएक्शन है, तो हमें पता नहीं चलेगा, एज ए स्टूडेंट मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये अपने को तो पता नहीं चलेगा। तो अपन लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास नोट्स तैयार करेंगे। ये क्लास नोट्स हम कैसे बनाएंगे, वैसे रिएक्शन जो क्लास में मतलब एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, जेई नीट या बोर्ड में, या आने के चांसेस हैं। क्लियर हो गया। तभी बेसिकली हमारा किस पे स्ट्रैटेजी काम करें हम लोग, क्लास नोट्स पे करेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, G15, इसका क्या नाम है, नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर हो गया। तो नाइट्रोजन फैमिली में अब आगे बढ़ते हैं। जरा सा देखो, अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में जरा बात करूं तो इधर कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस आएगा, फिर AS आएगा, फिर SB आएगा, फिर BI आएगा। वैसे तो आप इसे ऐसे याद रख लेना, नेहा, प्रियंका, जरा सा देख लें, प्रियंका, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, सब बेकार, सब बेकार। ठीक है, सब बेकार लिख लेना। ठीक है, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सब बेकार। कई लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, सबकी बीवी, तो जो अच्छा लगता पढ़ लेना। कई लोग क्या पढ़ते हैं, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी। कई लोग पढ़ते हैं नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सब बेकार। मैं ये वाला पढ़ता हूँ क्योंकि बच्चों को आगे ये सब बोल नहीं सकते, सबकी बीवी, तो बच्चे थोड़ा इसको सुन के मतलब समझते हैं कि सर क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने ये लिखा है सब बेकार, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा इनका, जरा सा देखते हैं थोड़ा सा अगला पॉइंट। एक वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है मैजिक नंबर, ये आपको ऐसे ही लिखना है। मैजिक नंबर आपको थोड़ा याद रखना है, जैसे 8, 18, 18, 32, ये नंबर आपको याद रखना है, इसको बोलना है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या करता है, जरा सुन लो आप। एक किसी की वैल्यू याद रख लेंगे, जैसे 7 नाइट्रोजन का है, ग्रुप का पहला एलिमेंट हमें याद रखना है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, 7 है। 7 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15। फिर 18 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 33, यहाँ पे देख लीजिए। फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41। फिर 32 जोड़ देंगे तो कितना होगा इसमें, 53। कितना हो जाएगा, सॉरी 70, ठीक है, कितना हो जाएगा, 73। देख लेते हैं ज़रा सा, और ये हो जाएगा, देख लीजिए, एक बार दोबारा बोल देता हूँ। 7 इसका एटॉमिक नंबर है, एक को याद रखेंगे। 7 + 8 कितना होगा, 15। 15 + 18 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 33। 33 में 18 को फिर से ऐड करेंगे तो 33 और 18 कितना हो जाएगा, 41। क्लियर हो पा रहा होगा। 33 या +81 कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, एक बच्चे ने बोला सर यहाँ गलत हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला। इसका 51 हो जाएगा। ठीक है, ये वजह से देख लो। 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11, और 3 + 1 कितना होगा, 51। 51 में जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 83। अब तो ठीक है ना, चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, क्लियर। आपके पास सब प्रोडिक्टेबल है, हम तो ऐसे ही बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो मैजिक नंबर थोड़ा आपको याद रखना है। एक बार मैंने देखा है जेईई मेंस के पेपर में ये डायरेक्ट मैजिक नंबर ही पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा मैजिक नंबर था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जरा प्लीज़ यहाँ देखें सभी बच्चे। सबसे पहली हमारी हेडिंग क्या होगी, जनरल प्रॉपर्टी। क्या हमारी हेडिंग है, जनरल प्रॉपर्टी, और इसी का हम नाम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी का नाम हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम पहला हेडिंग लिखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग क्या बात करेंगे, उन्हीं बातों को करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पतला सा नोट्स हो, खूबसूरत हो, कंटेंट कम याद करना पड़े, एग्जामिनेशन में हम फोड़ के आएँ या फाड़ के आएँ, वैसा वाला तैयार करना है। तो जरा सा देखते हैं इसके बारे में, इधर रफ कर लेता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको समझाया है कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi, तो पहले उसकी वैलेंसी निकालनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे क्या है 285। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1s2, 2s2, 2p3। यहाँ पे देखिए क्या लिखूँगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या लिखूँगा 3p3। इस बात को जरा सा देखें, यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। जरा एक बार देखते चलो यहाँ पे देखिए, इस बात को यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s2, 2p3। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो जरा सा, नियॉन क्या लिख सकते हैं, नियॉन क्या लिख सकते हैं 3s2, 3p3। सर नियॉन किसके लिए लिखा आपने, यहाँ से यहाँ तक लिखा। सर आपने नियॉन क्यों लिखा, हम क्या करते हैं जब बड़ा कन्फिग्रेशन होने लगता है तो कन्फिग्रेशन को ना लिख के उसका शॉर्टेस्ट इनर्ट गैस कंसिडर करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि टाइम सेव हो, कॉपी में स्पेस कम ले, ऐसा हम लिखते हैं।
तो ये वाला जो अच्छा लगे वो लिख दो। तो बेसिकली मुझे इस ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, इनर्ट गैस, और क्या दिखाई दिया NH2, और क्या दिखाई दिया NP3। ठीक है, तो जरा ये कॉपी कर लीजिए और इसके बारे में थोड़ा हम लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लें। लिखना है अब आपको, लिखना है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, the elements of group 15 have electronic configuration NH2 and NP3, NH2 and NP3, NH2 and NP3। फिर लिखना these elements have THESE, these elements have a stable configuration, these elements have stable configuration, ब्रैकेट में लिखेंगे हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे हाफ फील्ड। यहाँ पे जरा एक बार समझ लो, पहले ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर यहाँ देखो कहीं लिखा हो P3 D5 और F7, तो इसको हाफ फील्ड बोलते हैं। हमने इसको डी ब्लॉक में भी किया है और इसको हमने पिछले साल 11th वगैरह में पढ़ा है, आप कहीं भी पढ़े होंगे तो टीचर ने पढ़ाया होगा। फिर भी मैं एकदम बिल्कुल फ्रेश पढ़ा रहा हूँ। कई बच्चों ने मुझे मैसेज लिख के भेजा था सर हम 11th में यहाँ पे नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम टोटली नया पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फुल्ली फील्ड का मतलब हुआ P6 D10 और F14। तो हाफ फील्ड का मतलब P3 D5 F7, फुल्ली फील्ड का मतलब है P6 D10 F14। तो हमें ये लिखना है थोड़ा सा, एक बार दोबारा शुरू से सारी लाइन रिपीट कर रहा हूँ। ये थोड़ा कॉपी की साइड वर्ड में लिखना, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है कॉपी की साइड वर्ड में लिखना, थोड़ा हमें रिकॉल रहेगा। तो एक बार दोबारा पूरी लाइन बोल रहा हूँ। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP3, NH2 NP3। दिच एलिमेंट्स हैव स्टेबल कन्फिग्रेशन दैट इज हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। फिर उसी में लिखना एंड आर नॉट रिएक्टिव, एंड आर नॉट सो रिएक्टिव, एंड आर नॉट सो रिएक्टिव, सो रिएक्टिव, फुल स्टॉप पे लिखना नाइट्रोजन, फिर लिखना नाइट्रोजन बिहेव एज, नाइट्रोजन बिहेव एज नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट, ठीक है, नाइट्रोजन बिहेव एज नोबल एलिमेंट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको लिखना है, मैं एक बार थोड़ा एनसीईआरटी भी मैंने ओपन किया है ताकि पैरेलल मैं भी देखता रहूँगा कि एनसीईआरटी का कोई कंटेंट छूट ना जाए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेकंड आपको ये लिखना है एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई या साइज, एटॉमिक रेडियाई ऑब्लिक साइज। इसमें लिखना है आपको, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ शायद आपको प्रॉब्लम ना है, हर बार ऐसा थोड़ा लिखूंगा, आप देख लेना। डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, सेल बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। एक फीचर तो ये है कि साइज में बढ़ना चाहिए, तो अपने को ये सब लिखना नहीं है, तो मैं ऐसे लिखूंगा थोड़ा थोड़ा हिंट में समझाने के लिए। आपको मेन पॉइंट लिखना जो मैं समझाऊंगा। तो लिखना है आपको रेडियाई इंक्रीजेस, रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज लिखना ग्रुप, दैट इज ग्रुप लिखना, दैट इज ग्रुप, फिर उसी में लिखना दैट इज ग्रुप के बाद लिखना फ्रॉम, ऐसे लिखना फुल स्टॉप का लिखना फ्रॉम AS, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम AS, AS मतलब आर्सेनिक, यहाँ लिखा पड़ा हुआ AS, मैं पूरा नाम भी बोला करूँगा, आप केवल ये लिखना सिंबल AS टू BI, आर्सेनिक टू बिस्मथ, AS टू BI, there is small decreases, there is small decreases, there is small decreases because of presence of completely filled, there is small decreases because of presence of completely filled D and F orbitals,
कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स लिख दिया आप लोगों ने। थर्ड प्रॉपर्टी लिखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इसमें लिखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसमें लिखेंगे IE आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी बोथ आर द सेम, आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोथ आर द सेम। तो हमें लिखना है आयोनाइजेशन एनर्जी यानी IE डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, IE डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ बढ़ता है। आप सुन लें, आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है? साइज़ बढ़ता है। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या? टॉप टू बॉटम आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो उसमें साइज़ बढ़ता है। जरा एक बार देखते चलो, मैं पीछे से 11th को भी जरा रिकॉल करा रहा हूँ, अब जहाँ भी पढ़ते थे तो प्रॉब्लम ना आए। अगर हम बात करें तो हम जब ऐसे आते हैं ना, ऐसे आते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रुप, या इसी को बोलते हैं T2B, इसको क्या बोलते हैं? T2B। तो ऐसे केस में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। अब सेल बढ़ता है तो ऑफकोर्स क्या होगा? साइज़ बढ़ेगा। साइज़ इधर भी बढ़ेगा, साइज़ इधर भी बढ़ेगा, साइज़ इधर भी बढ़ेगा। साइज़ का ऑर्डर इधर कहीं से भी आओगे टॉप टू बॉटम, कहीं से भी आओगे टॉप टू बॉटम तो क्या होगा? साइज़ इसमें रेज करेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमने यही लिखा है, जब साइज़ बढ़ता है टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज़ बढ़ेगा। साइज़ के ठीक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ऐसा क्यों होता है? ये उसका एक फैक्टर है। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ये फैक्टर है कि साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो जब साइज़ जैसे बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो हमने यही लाइन लिखवाया था, IE डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। फिर लिखना है, फुल स्टॉप का लिखना, द IE द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, द आयोनाइजेशन एनर्जी IE of nitrogen is very high, the IE of nitrogen is very high due to its small size, due to its small size, due to its लिखा आप लोगों ने स्मॉल साइज। फिर लिखना द डिफरेंस बिटवीन, इसी में लिखना द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस is comparatively नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज कंपैरेटिवली हाई लिख दिया आप लोगों ने। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखेंगे, बट द डिफरेंस आफ्टरवर्ड between two members is small, this is due to less shielding effect, this is due to less shielding effect, this is due to less shielding effect, this is due to less shielding effect। क्लियर हो गया? less shielding effect of D and F electrons, of D small d and small f, D and F electrons in AS arsenic, AS, SB and BI। आर्सेनिक टीन बोलते हैं, SB को क्या बोलते हैं? टीन पढ़ते हैं, और BI को बिस्मथ। AS SB BI रिस्पेक्टिवली, AS SB BI रिस्पेक्टिवली। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, आगे बढ़ते रहते हैं एक एक करके, उसका नाम बुक्स में लिखा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे? EN। मैं यहाँ पे थोड़ा एक EN सीरीज़ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपने को याद रखना है, जिसमें फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन इक्वल टू Cl, देन Br, देन I इक्वल टू S इक्वल टू C, देन P इक्वल टू H। क्लास 11 12th में इसको हम कम से कम 25-30 बार पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा। अभी फिलहाल एक बार दोबारा शॉर्टकट देख लेते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ है फन, इसके लिए लिखा हुआ है नकल, ये चीटिंग वाला नकल है जो बच्चे करते हैं। और ये क्या है? बियर लिखा हुआ है। वैसे तो 2 बियर हैं, मैं एक दूसरे बियर को जानता हूँ जो जंगल में रहता है। आप लोग एक और बियर को जानते हैं जिसको लोग आजकल पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। तो बियर लिखा हुआ है,
ये आजकल लड़के लड़कियों की बीमारी है जिसका नाम है इश्क। ठीक है, क्या लिखा है? इश्क, और यहाँ लिखा हुआ है पहलवान। तो अपन लोग ये शॉर्टकट को याद कर लेंगे, फन, नकल, बियर, इश्क, पहलवान, ताकि हमें थोड़ा याद रहे। इक्स नहीं, इश्क। ठीक है, ये कॉपी करना है। फिर लिखेंगे इसी में थोड़ा सा ईएन में, ईएन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ईएन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका लिखने के बाद लिखना है ईएन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड nitrogen is the most electronegative atom, and nitrogen is the most EN atom, and nitrogen is the most EN atom among these groups, among, ठीक है, nitrogen is the most EN atom among, ये लिखा हुआ है among these, THESE, among these। क्लियर हो गया? आप देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ फॉस्फोरस है। ठीक है, दो ही नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB भी है, लेकिन वो सब तो है ही नहीं। कौन है? N और P। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N है। सर F है, F इस फैमिली का है ही नहीं, इस फैमिली का है ही नहीं, तो हम बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखेंगे, मतलब अगली प्रॉपर्टी का नाम है फोर्थ के बाद एलोट्रॉप्स। फोर्थ का नाम है एलोट्रॉप्स। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखना है आपको एलोट्रॉप्स में, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट, ऐसे लिखना है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन वाला, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड Bi, N एंड Bi, नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ, N एंड Bi, सो एलोट्रॉपी, फुल स्टॉप, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है आपको। फॉस्फोरस एग्जिस्ट, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, फॉस्फोरस एग्जिस्ट in a number of, phosphorus exists in a number of allotropic form, in a number of allotropic form such as white phosphorus, comma red phosphorus, comma scarlet phosphorus, phosphorus का केवल P लिखना, white P, red P, scarlet P, ठीक है, white, red, scarlet, black P एंड वॉयलेट पी, ब्लैक पी एंड वॉयलेट पी, पी का मतलब फॉस्फोरस। फुल स्टॉप लिखा आप लोगों ने, फुल स्टॉप। फिर लिखना पैराग्राफ जैसे चेंज करके, AS आर्सेनिक, AS एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, AS एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, AS एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रे, येलो एंड ब्लैक, ग्रे, येलो एंड ब्लैक, ग्रे, येलो एंड ब्लैक, while SB मतलब एंटीमनी, while SB exist in three form, while SB exist in three form, while SB exist in three form, yellow, black, yellow, black, yellow, black लिख दिया आप लोगों ने। और थर्ड का नाम ज़रा एक बार रुक जाएं, ज़रा समय थोड़ा एक बार गूगल पे देख लूँ एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको ज़रा बताता हूँ इसको क्या बोलना चाहिए। वेट करें, ज़रा गूगल पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, क्या इसको बोलना चाहिए, बताता हूँ आपको, वेट करें ज़रा सा। इसमें तो लिखा हुआ नहीं है। वेट करेंगे ज़रा 2 मिनट। मैं सोच रहा हूँ इजी वर्ड बोल दूँ, जैसे येलो बोला, ब्लैक बोला, तो और चीज़ें भी इसमें कुछ आती होंगी, वो भी देख के बोल देता हूँ आपको, फिर आप देख लेना, आप करना। थोड़ा NCERT साइड में देखते रहना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना, ताकि बच्चे को बार बार NCERT देखना ना पड़े। हालांकि मुझे तो पूरा कंटेंट याद रहता है, फिर भी मैं एक बार बोलता रहता हूँ। हाँ, इसके 3 कौन कौन से हैं,
आप में से कोई ज़रा ढूंढ के मुझे बताए, आप में से कोई ढूंढ के मुझे जल्दी से बताए तो मैं उसको ज़रा सा बताता हूँ। कोई नहीं बता सकता है? जरा आप में से कोई ढूंढ के बता सकता है तो जल्दी बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ, ज़रा जल्दी बताएंगे आप में से कोई ढूंढ लेता है तो। ठीक है, ठीक है, बताया आपने, मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। येलो, ब्लैक और वाइट लिख लो। ठीक है, वाइट लिख लेते हैं, अभी जब आएगा तो मैं आगे बोलूँगा, अभी वाइट लिख लेते हैं। येलो, ब्लैक एंड वाइट। अब सबके मैसेज आ रहे हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं वाइट ही है गूगल पे, तो वाइट हमने लिख लिया। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो लिखना अगला प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये लिखेंगे, मतलब देख लेना आप, जो भी नंबरिंग हो कर लेना। एटॉमिसिटी में लिखना नाइट्रोजन इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल at room temperature, at room temperature, at room temperature। फिर लिखना two nitrogen atoms, two nitrogen atoms are bonded through, two nitrogen TWO, two nitrogen atoms are bonded through a triple bond, two nitrogen atoms are bonded through a triple bond, आर बॉन्डेड थ्रू अ ट्रिपल बॉन्ड। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, फॉस्फोरस P, AS, Sp, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी, टीन जिसका Sp का मतलब है एंटीमनी। ठीक है, Sp का मतलब क्या है एंटीमनी। मैं दोबारा बोलता हूँ, फॉस्फोरस P, AS, Sp, P, AS, Sp ऑल एग्जिस्ट इन, ऑल एग्जिस्ट एज, ऐसे लिखना, ऑल एग्जिस्ट एज डिस्क्रेट मॉलिक्यूल, डिस्क्रेट मॉलिक्यूल मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना, ब्रैकेट में क्या लिखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, अभी तो लिखा डेस्करेट मॉलिक्यूल, डेस्करेट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना P4 AS4 SB4, P4 AS4 SB4। फिर लिखना, इसी में लिखना है अभी आपको, द पी पाई बॉन्ड, ऐसे लिखना है, द पी पाई, देखो यहाँ पे ऐसे लिखना है, द पी पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इन दीज एलिमेंट्स, द पी पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इन दीज एलिमेंट्स, इन दीज THESE दीज एलिमेंट्स। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें दो ही बातें बस इंपॉर्टेंट है, एक एलोट्रॉप्स, दूसरा एटॉमिसिटी। ठीक है, मैं पढ़ाने के टाइम आपको बोलता रहूँगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। एक क्या इंपॉर्टेंट है, एलोट्रॉप्स, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है इसका, एटॉमिसिटी। क्लियर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी अब हमने देख लिया, अब जरा सा हम लोग इधर बढ़ेंगे किसकी ओर, केमिकल प्रॉपर्टी की ओर। तो लिखना आपको थोड़ा अगली हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी लिखना। चलो जरा जल्दी से हेडिंग करो, केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें जो हम पहला हेडिंग लिखेंगे उसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर लिखता हूँ, याद रखें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एलोट्रॉप्स, एटॉमिसिटी, फिर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में जरा सभी हम लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे इसके बारे में, एलिमेंट्स ऑफ दिज ग्रुप्स, एलिमेंट्स ऑफ दिज ग्रुप्स, THIS, एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, ऐसे लिखना, सॉरी, एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कैन एग्जिस्ट, एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कैन सो, लिखना SHOW, कैन सो अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, can show a maximum oxidation number
+5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 लिख दिया आप लोगों ने। यहाँ थोड़ा एक बार जरा से देखते हैं क्या है ये, थोड़ा समझा देता हूँ। पहले आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप 15 का कोई कंपाउंड बनाएगा और उसके लास्ट में अस आ रहा है, तो ऐसे केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, और जब भी ईक बनाएगा तो +5 बनाएगा। ये कंटेंट मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अपने बैचेस में पढ़ाए हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए एक कंपाउंड एग्जाम्पल में, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इसका क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। ईक लगा हुआ देख लीजिए, यहाँ पे ईक आ रहा है। यहाँ देखते रहिए बोर्ड पे सभी बच्चे देखें, ईक आ रहा है। ईक के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए नाइट्रोजन का? +5 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। नाइट्रोजन का निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 × 3 = 0। इस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ कितना होगा? x, यहाँ पे देख लें +1, यहाँ चलो लिख देता हूँ, -6 = 0, x - 5 = 0, x = कितना आएगा? +5। मैंने इसी बात को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि ग्रुप 15 के लिए जब भी इक आएगा तो +5 हुआ। इक का मतलब क्या है? पढ़ के पता चलेगा। नाइट्रिक एसिड इक आ रहा है, नाम आता नाइट्रस एसिड। क्या था? नाइट्रस। जैसे इस कंपाउंड का नाम देखिए, सभी बच्चे निकाल के देखेंगे। इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? नाइट्रस एसिड। आप निकाल के देखिए, इसका +3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? +3 आएगा। इसका मतलब मुझे बात पता चल रहा है कि अस के लिए क्या लेना है? +3, इक के लिए लेना है +5। क्लियर हो गया? तो निकालने से बचने के लिए मैं ऐसे फॉलो करेंगे। तो इसी में लिखना है, लिखेंगे ड्यू टू, इतना कॉपी हो गया। ठीक है, सब कॉपी कर लिया आपने। फिर लिखेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द टेंडेंसी टू शो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द टेंडेंसी टू शो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट the tendency to show SHOW, show +3 oxidation state, +3 oxidation state increases, +3 oxidation state increases, +3 oxidation state increases। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखेंगे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस generally show SHOW, nitrogen and phosphorus generally show SHOW, so -3 oxidation state due to a small size and high electronegativity, due to a small size and high electronegativity। यहाँ पे जरा देखें, ये इसका आंसर है NH3। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ये लिख दिया है, ये आपको कॉपी करना है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। ये एग्जाम्पल कॉपी हो गया, थोड़ा ध्यान रखने के लिए लिख दिया है। फिर लिखना द टेंडेंसी टू शो, लिखेंगे अभी द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, the tendency to show -3 oxidation state, -3 oxidation state लिखा आप लोगों ने, decreases on moving down the group, on moving down the group। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है अगेन, नाइट्रोजन beside BESIDES besides -3, +3 and +5, -3, +3 and +5, so SHOW show a large number of oxidation state, so SHOW show a large number of oxidation state, show a large number of oxidation state। इसमें मैंने ये बोला है कि नाइट्रोजन के पास ये वरदान है कि वो बहुत तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे देखो क्या कर सकता है, -3 शो कर सकता है। यहाँ बोर्ड पे जरा सभी लोग देखें, क्या शो कर सकता है? -2 क्या कर सकता है? -1 0। इन सभी के एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँगा। अभी जरा यहाँ पे देखो क्या कर सकता है इस तरीके का। फिर क्या कर सकता है? +1 +2 कर सकता है, +3 कर सकता है, +4 कर सकता है, +5। चलिए +5 का एग्जाम्पल देखिए कौन सा होगा? HNO3। बगल में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सभी बच्चे जरा देख लें। HNO3 और क्या हो सकता है? N2O5
+4 का एग्जाम्पल कोई बच्चा जल्दी से बताए क्या हो सकता है? NO2, क्या कहते हैं आप? NO2 निकाल के देख लो, NO2 आएगा। चलिए +3 का बताइए जरा से क्या होगा? अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था? HNO2। HNO2 का नाम क्या था? नाइट्रस। क्या नाम था? नाइट्रस। और क्या बोल सकते हैं? N2O2, N2O3 लिख लेते हैं, N2O3 लिख सकते हैं। +2 के लिए क्या बोलेंगे? चलो +2 के लिए बताओ। 0 के लिए तो क्या होगा? N2। 0 के लिए क्या होगा? N2। N2 डाई एटॉमिक में एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा? 0 होगा, N2। इधर क्या बोल सकते हैं? NO बोल सकते हैं। इधर क्या बोल सकते हैं? N2O बोल सकते हैं। मैंने इसलिए ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं कि प्रीवियस ईयर्स में मेडिकल और जेई में क्वेश्चन आ रखा है, इनमें से कौन सा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, वगैरह वगैरह पूछा हुआ है। चलो -1 का कोई बताए क्या हो सकता है? NH2OH। -3 का तो अभी लिखा था मैंने, क्या लिखा था? अमोनिया, NH3 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। -2 का एग्जाम्पल कौन सा होगा? NH2। इसको हाइड्रोजन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? हाइड्रोजन। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, बच्चे ने अभी मैसेज किया कि इसका क्या नाम है सर? इसका नाम हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? कर लेंगे, ये मैंने जानबूझ के थोड़ा लिखा था, ठीक है। अब जरा देखें, कोवैलेंसी एक वर्ड है, जरा सा देखें। अगला हमारा प्रॉपर्टी है कोवैलेंसी, जरा ये भी समझा देता हूँ आपको। CV इसको पढ़ते हैं। कोवैलेंसी का मतलब हुआ कि नॉन मेटल, जरा देखें कि मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है। नॉन मेटल मैक्सिमम कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? मैक्सिमम, यहाँ जरा देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं CV। और एक इसी तरीके से और होता है, क्या नाम होता है इसका? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसका नाम होता है EV। ये क्या होता है? कोई मेटल, जरा देखिए सेम लाइन है, कोई मेटल मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना फॉर्म होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, ये जो फॉर्म करता है इसको बोलते हैं EV। EV और CV में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम है, बस एक मेटल के लिए डिफाइन है और एक नॉन मेटल के लिए डिफाइन है। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा ये लिखना है और इसमें लिखेंगे द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, ब्रैकेट में लिखेंगे NH4+, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? NH4+, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है। सिंस इट डज नॉट, लिखना सिंस इट डज नॉट possess d orbital in the valence cell, d orbital in the valence cell, d orbital क्या बोलोगे? not possess d orbital in the valence cell। हो गया? एक बार जरा अगेन NCERT में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रह गया हो तो लिखवा लेते हैं, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। NCERT में टाइम टू टाइम देखा करूँगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। NCERT देखना हमारे लिए मतलब बहुत ज़रूरी है, मतलब मेरा ये काम रहेगा आपके लिए थोड़ा हेल्प में, ठीक है। 1 मिनट टाइम दें, फिर हम लोग थोड़ा शुरू करेंगे। देखो डाटा तो बहुत सारा है, मैं चाहता हूँ कि बोर्ड की भी तैयारी साथ हो जाए, मतलब मैं चाहता हूँ कि पढ़ना ही ना पड़े बोर्ड को लेकर दोबारा, ठीक है। तो आप ऐसा माइंड सेट करके तैयारी थोड़ा करना। वैसे तो मैं साथ हूँ आपके, चिंता ना करें, कभी दिक्कत आएगी तो मैं हर वक्त हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी हमने कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट कर लिया है, और ये सब मैंने पढ़ा ही दिया है। हम जब पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन धीरे धीरे ये सब आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, जो था हमने सब पढ़ा दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा शुरू करेंगे इसी का आगे का पोर्शन, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला अब हेडिंग है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी मेन हेडिंग है अब डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन हमारी एक मेन हेडिंग है। अब लिखना है आपको N2, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ना शुरू करेंगे, लिखेंगे इसमें थोड़ा। कॉमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई लिक्विफिकेशन, commercially it is prepared by liquefaction and fractional distillation of air, liquid nitrogen, ब्रैकेट में लिखना बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिखना BP इक्वल टू
77.2 केल्विन, Bp इक्वल टू 77.2 केल्विन, डिस्टिल आउट, डिस्टिल DISTIL, डिस्टिल आउट फर्स्ट लिविंग बिहाइंड O2, फर्स्ट लिविंग बिहाइंड O2, फर्स्ट लिविंग बिहाइंड O2 ब्रैकेट में लिखना Bp 90 केल्विन, 90 K केल्विन, Bp 90 K केल्विन, फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना इन लेबोरेटरी, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखेंगे, थोड़ा स्पीड लिखेंगे। इन लेबोरेटरी नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाई, नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाई treating aqueous NH4Cl, aqueous NH4Cl with sodium nitrate, aqueous NH4Cl, सोडियम नाइट्रेट विद सोडियम नाइट्रेट, यहाँ देख लें सोडियम नाइट्रेट ये लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो क्या बनेगा, N2 बनेगा, पहले तो गैस है यही हमें चाहिए, H2O बनेगा और क्या बनेगा NaCl, ये जरा आपको कॉपी करना है। N2 H2O और क्या बनेगा NaCl, ये कॉपी करना है आपको। फुल स्टॉप पे लिखना, इसका लिखना अगेन अगला पॉइंट, नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई थर्मल डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई थर्मल डिकम्पोजिशन of ammonium dichromate, of ammonium dichromate and ammonium nitrate, and ammonium nitrate, and ammonium nitrate। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, यहाँ पे मुझे लिखना है इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा N2 + 2 वाटर। जरा देख लो, मैं बताऊँगा ये सब मुझे कैसे पता चला है। इसमें N2 तो एक बनाना है, कॉमन है, अपने को रिएक्शन याद करने के लिए भी थोड़ा मेथड हमें चाहिए कि रिएक्शन कैसे याद होगा। एक N2 बनेगा, फिर एक वाटर बनेगा और एक Cl2O3 बनेगा। आपको इनमें से थोड़ा ध्यान सुनना है, आपको इनमें से बैलेंस करने का, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। ये रिएक्शंस बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि कैसे याद होगा। मैं बच्चे से बोलता हूँ कि P ब्लॉक, S ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक के मैक्सिमम रिएक्शन एक दूसरे में घूमते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके नीचे हिट का साइन बना हुआ है, तो टॉपिक कहाँ का है, हिटिंग इफेक्ट का है। कहाँ का है, हिटिंग इफेक्ट का। इसको जरा अच्छे से तैयार करेंगे। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बोर्ड में भी इनसे क्वेश्चन आता है। एक बार मैं आपको बताऊँ, नीट में क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ आया, नीट में आया हुआ है। तो समझने की इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको थोड़ा अच्छे से तैयार हमें कर लेना चाहिए। क्लियर हो रहा है? देखेंगे इसके बाद अगला पॉइंट, वेरी प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड in a small amount of, in a small amount of, in a small amount of thermal decomposition of, thermal decomposition of, thermal decomposition of बेरियम और सोडियम अजाइड, बेरियम और सोडियम अजाइड, बेरियम और सोडियम अजाइड। ये लिखना, बैलेंस हमने किसी को नहीं किया, बैलेंसिंग हम पढ़ नहीं रहे। ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस जेई में आ रखा है, कहाँ रखा है, ये जेई में आ रखा है, तो हमने थोड़ा इसको लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन। चलिए पहला पॉइंट लिख लेंगे, उसमें थोड़ा दो तीन पॉइंट लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, इट इज़ अ कलरलेस, it is colorless, comma tasteless, colorless, tasteless, comma odorless, and non-toxic gas, and non-toxic gas because of high bond enthalpy, because of high bond enthalpy, because of high bond enthalpy, and it is chemically inert, and it is chemically inert at room temperature, and it is chemically inert at room temperature, and reactive at high temperature, and reactive at high temperature, and reactive at high temperature, ठीक है। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना,
पैराग्राफ चेंज करके लिखना ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखना 2000 केल्विन, आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना है, ओनली एट हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन, it combine with O2, it combine with O2 and form nitrous oxide, and form nitrous oxide, and form nitrous oxide, ये लिखना है आपको वहाँ पे, and form nitrous oxide। क्लियर हो गया? फिर लिखेंगे जरा सा पैराग्राफ जैसे चेंज करके, मतलब एकदम शुरू से लिखना है आपको। N2 combine with metal, N2 combine with metal, N2 combine with metal at high temperature, at high temperature it form nitride, it form nitride, it form nitride। ठीक है, बैलेंस हम पढ़ नहीं रहे हैं, बैलेंसिंग पढ़ नहीं रहे, लेकिन अगर आप कहते हो कि सर BC लिखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, तो मैं N2 तो लिखूंगा 6Li लिख लूँगा। कितना लिखूँगा? 6Li। तो यहाँ पे आऊँगा तो 2Li3N लिख लूँगा। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट मुझे एग्जांपल ये लिखना था। दूसरा मेटल अगर हम Mg ले लेते हैं और इसके साथ अगर इसको कंबाइन करेंगे, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है, ये भी एक मेटल है, ठीक है। तो यहाँ बनेगा Mg3N2। हमने बैलेंसिंग वगैरह नहीं किया क्योंकि हमारे बैलेंसिंग वगैरह अभी हम टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? कॉपी कर लीजिए जल्दी से। यहाँ तक जरा से एक बार मुझे बताएं सबको क्लियर है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक जरा एक बार सभी बच्चे मुझे एक बार जरा मैसेज ड्रॉप कर दें कि यहाँ तक क्लियर है, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँगा और हम 2-3 क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन भी करते रहना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रफ कर रहा हूँ इधर। पहला क्वेश्चन है जो एक बार पास्ट ईयर में आ रखा है, लिखेंगे N2 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, N2 cannot be obtained by heating, जरा यहाँ देखो सभी बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है NH4 2Cl2O7। यहाँ पे जरा देखो NH4 2Cl2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट इसका नाम आप जानते हैं। अगला है NH4Cl प्लस NaNO2, क्या लिखा हुआ है? NH4Cl NaNO2, NH4Cl NaNO2। थर्ड लिख लेता हूँ, चलो आ जाओ, BaN3 ट्वाइस, एंड फोर्थ इज NH4Cl CaO, NH4Cl CaO। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। कहाँ से लिया हमने इसको? पास्ट ईयर से। तो मैं समझाना ये चाहता था आपको कि इस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि कंटेंट हमें जो हमने नोट्स में बना रहा है उसको हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। आप तो जानते हो इससे N2 निकलता है, अभी समझाया था। आप जानते हो इससे भी N2 निकलता है, अभी ऊपर देखिए समझाया है, इससे भी निकलता है, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? दूसरा क्वेश्चन थोड़ा और करते हैं, ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SiS3N, SiS3N, जरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SI, सभी बच्चे जरा देखें क्या लिखा हुआ है, SiS3, पूरा लिखता हूँ थोड़ा सा ऐसे अच्छे से, SiS3N एंड CS3N, ये लिखना है SiS3 CS3 स्ट्रक्चर्स एंड नेचर, स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर एंड नेचर, स्ट्रक्चर एंड नेचर, स्ट्रक्चर एंड नेचर लिखना है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, 4 ऑप्शन है। पहला लिखना है आपको प्लेनर, अरे तुम लोग लिखो यार, प्लेनर बेसिक, फर्स्ट ऑप्शन है प्लेनर बेसिक। मतलब देखें इसी में फर्स्ट ऑप्शन में, यानी ये प्लेनर होगा बेसिक होगा, यहाँ पे जरा से देखो प्लेनर बेसिक, नॉन प्लेनर बेसिक, फर्स्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लिखना आपको जरा जल्दी से, नॉन प्लेनर एसिडिक, नॉन प्लेनर एसिडिक, नॉन प्लेनर एसिडिक, कमा देके लिखना प्लेनर बेसिक, कमा प्लेनर बेसिक। थर्ड आपको लिखना है प्लेनर वीक बेस,
प्लेनर वीक बेस, प्लेनर वीक बेस कमा नॉन प्लेनर वीक बेस कमा नॉन प्लेनर वीक बेस, नॉन प्लेनर वीक बेस। फिर अगला पॉइंट लिखना आपको, मतलब लास्ट लिखना ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन लिखना आपको। अगेन लास्ट ऑप्शन में लिखना प्लेनर वीक बेस, लास्ट ऑप्शन में भी लिखना है प्लेनर वीक बेस। थर्ड ऑप्शन में क्या था, प्लेनर वीक बेस नॉन प्लेनर लिखा था हमने वीक बेस, तो लास्ट ऑप्शन में है प्लेनर वीक बेस नॉन प्लेनर स्ट्रॉन्ग बेस, नॉन प्लेनर स्ट्रॉन्ग बेस, नॉन प्लेनर स्ट्रॉन्ग बेस। इसी क्वेश्चन में थोड़ा और करके लिखेंगे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा और करके लिखना है आपको, ठीक है। जरा इसी क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग बदल देते हैं, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा आया हुआ है, तो जरा इसको चेंज कर लेते हैं और इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में कर लेते हैं। आप समझ पा रहे होंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में कर लेना चाहिए अपने को। तो दूसरे फॉर्मेट में लिखना इसी क्वेश्चन का नाम, क्या नाम है इसका, वेट करें ज़रा सा, इसका नाम वहाँ पे लिखा होगा, इस क्वेश्चन का नाम, वेट ज़रा बताता हूँ, एक आसान क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको ज़रा सा देखते हैं। इसका नाम वहाँ पे लिखा होगा ट्राइसिलाइलामाइन लीनियर, और ये लिखा होगा ट्राइमिथाइलामाइन, इसका ये नाम है। थोड़ा सा वेट करेंगे ज़रा, एक मिनट, इसको आसान शब्दों में ज़रा बोलने के लिए सोच रहा हूँ क्या बोलना है। वैसे ही क्वेश्चन आता था, तो इसका क्वेश्चन का नाम है वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी बैक बॉन्डिंग में क्वेश्चन होना चाहिए ये टॉपिक का। बैक बॉन्डिंग भी हम यहीं से कर लेते हैं, आगे पढ़ने से अच्छा यहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने के लिए कैसे लिखवाएं थोड़ा, जिसमें आप आसान कर पाएँ क्वेश्चन को थोड़ा। चलो लिखो, जब आएगा तो देखेंगे, अब लिखते हैं क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, लिखेंगे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, मैं इसको आंसर समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा लिखने का पैटर्न जरा चेंज करना चाह रहा था मैं। तो लिखेंगे ट्राइसिलाइल अमाइन, ट्राई TRI सिलाइल SILYL, ट्राइसिलाइल अमाइन, ट्राइसिलाइल अमाइन, ये ट्राइसिलाइल है, इसका फॉर्मूले का नाम है ट्राइसिलाइल, केवल ये लाइन ट्राइसिलाइल है, केवल ये फॉर्मूला क्या है, ट्राइसिलाइल। तो ट्राइसिलाइल अमाइन इज प्लेनर while trimethyl amine is pyramidal, while trimethylamine is pyramidal Y, while trimethylamine is pyramidal Y। क्लियर हो गया। जब भी कोई मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, ये लिखा हुआ है इसमें, और नॉन प्लेनर होगा, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो जरा देखते हैं क्या होता है। जब मैं इसका ड्रॉ करूँगा ना स्ट्रक्चर, तो ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आप तो जानते हो, और एक यहाँ पे SiS3 है, एक यहाँ पे SiS3 है, और एक यहाँ पे SiS3 है, और इस नाइट्रोजन के पास एक CH3 यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूँगा तो इसकी 2,4 वैलेंसी होती है, 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। क्या 2D एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। सिलिकॉन के बारे में बात करूँगा तो होता है 284, ज़रा देख लें। बात करूँगा तो लिखूँगा नियॉन 3s2 और क्या लिखूँगा 3p2। आप जानते हो 3D में कितना है 0। इसका मतलब है सिलिकॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। सिलिकॉन के पास क्या होगा? एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जिसमें ये लोन पेयर क्या होगा? ईजिली डोनेट हो जाएगा। जब ये तीनों में से किसी को भी लोन पेयर दे सकता है, क्योंकि तीनों सेम डिस्टेंस पे हैं। ये लिखने का पैटर्न अलग है, लेकिन तीनों का डिस्टेंस कैसा सेम है। तो जैसे ही इसको ये डोनेट करेगा लोन पेयर, तो ये ऐसा हो जाएगा। जरा से देखो, नाइट्रोजन पे तो प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा SiS3, एक SiS3 यहाँ पे पड़ा रहेगा और एक SiS3 यहाँ पे होगा। इसके पास बात करूँगा तो इसके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या है? नो वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, देखते चलें, जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये लोन पेयर इसको डोनेट नहीं कर पाएगा। लोन पेयर डोनेट करेगा क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल था, इसने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया।
चूँकि लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया तो इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp2। जब किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेनर है। प्लेनर ऐसे कौन है, किसी भी सब्सटेंस का जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है तो उसको हम प्लेनर बोलते हैं। तो समझ गए होंगे कि ट्राइसिलाइलामाइन कैसा होगा, प्लेनर होगा। ये कैसा होगा, हमारा नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि इसमें लोन पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर हो गया। कॉपी कर लेंगे जरा जल्दी से, कॉपी कर लेंगे जरा जल्दी से, फिर शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, सभी बच्चे कर लिए कॉपी, रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में जो पहला कंपाउंड है उसका नाम है अमोनिया, जिसको हम लोग बोला करेंगे आज से NH3, आप जानते हैं। तो ये लिखेंगे अमोनिया और लिखना है NH3। हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन देखें बॉन्ड एंगल से। बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन फॉर्म में हम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है CH4, यहाँ पे लिखा हुआ है NH3 और यहाँ पे लिखा हुआ है H2। अगर मैं इनके हाइब्रिड के बारे में बात करूँ तब तो जानते हो इसका हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp3। इसका भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा। सर कैसे पता चला, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। इसके पास क्या होगा, 4 सिग्मा प्लस क्या होगा, 0 लोन पेयर। इसके पास 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। इसके पास 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। सर आपको ये सारा कंटेंट कैसे पता चल रहा है, चलो यहाँ पे देखो ज़रा सा। अगर ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया होगा तो ये देखो 2 सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूँगा तो ये एक लोन पेयर और देखिए ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूँगा तो 4 हाइड्रोजन। क्या कार्बन के पास लोन पेयर है, नहीं है, लोन पेयर है नहीं है। तो क्लियर हो गया ये बातें, सबका हाइब्रिडेशन कैसा आ गया, सेम आ गया। तो बॉन्ड एंगल का निकालने का देखिए क्या मेथड है। बॉन्ड एंगल निकालने का पहला मेथड तो ये है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। फर्स्ट फॉर्मूला ये है। तो परसेंट एस कैरेक्टर यहाँ पे कितना है, 25%। यहाँ पे कितना है, 25%। यहाँ पे कितना है, 25%। सर 25% आपको कैसे पता चला, क्योंकि मैं sp3 में s का आइटम कितना है, 1 और टोटल आइटम कितना हुआ, 4। सर s का कितना है, 1 और टोटल कितना हुआ, 3 + 1। 3 + 1 कितना हुआ, 4 × 100 करूँगा तो कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। क्लियर हो गया। तो ये तो काम नहीं कर रहा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये होता है तब, दूसरा फॉर्मूला कब होता है, जब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा तो दूसरा फॉर्मूला होता है बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। तब समझ गए होंगे ये वाला रिलेशन हो जाएगा। इसलिए आपको याद होगा इसका एंगल होता है 109.28 मिनट, इसका होता है 107 और इसका होता है 104 डिग्री। मैंने एंगल याद रखा है तो मैंने लिखा है, आपको एंगल याद बिल्कुल नहीं रखना है। मैं समझाना चाह रहा था कि एंगल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे पता चला कम होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल उसी का हाई होगा जिसका नंबर ऑफ लोन पेयर कम होगा, जिसका नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग जरा सही समझना चाह रहे थे, ये हमने क्यों किया, NCERT में क्वेश्चन है जिसको आप कर पाएँ। तो लिखेंगे थोड़ा सा क्या लिखना है आपको, अमोनिया के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। ये कॉपी हो गया। लिखना है आपको थोड़ा सा अमोनिया में प्रिपरेशन लिखना है आपको, प्रिपरेशन लिखेंगे। इन प्रिपरेशन में लिखना है आपको, इन एटमॉस्फेयर it is formed by, in atmosphere it is formed by decay of urea. It is formed by decay of urea. It is formed by decay of urea. ये यूरिया है, ज़रा देख लें, इसको यूरिया पढ़ते हैं सभी बच्चे, ज़रा देखें। इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसका क्या नाम है, यूरिया नाम है। देख लें, यूरिया का जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा ये, अमोनियम कार्बोनेट। सभी बच्चे ज़रा सा देखें, क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। आपको याद होगा हमने इसको हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा है, सेम लाइन को हमने हीटिंग इफेक्ट में भी एक बार इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या होगा, यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या होगा, H2O प्लस क्या होगा, CO2। जब हम किसी बाइकार्बोनेट को या कार्बोनेट को हिट करते हैं ना, तो वहाँ से CO2 और H2O क्या होता है, वहाँ से बाहर निकलता है। क्लियर हुआ है। तो ये ज़रा से कॉपी लिखना है आपको जल्दी से, रिएक्शन फिर लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे, इसी के बाद अभी प्रिपरेशन में ही रिएक्शन के बाद लिखना है शुरू से। ऑन ए स्मॉल
on a small scale, it is obtained by on लिखा आप लोगों ने, स्मॉल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड बाई decomposition of ammonium salt, decomposition of ammonium salt, ये अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। सभी बच्चे ज़रा देखें आप, तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम सॉल्ट का क्या करा हमने, बेस के साथ रिएक्शन कराया, तो सबसे पहले जो बनाना है उसको बाहर करेंगे, NH3, फिर H2O, फिर क्या बनेगा, CaCl2। सर आपको ये कैसे पता चला ये प्रोडक्ट बनेगा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, लेकिन मैंने कैसे याद रखा था, जो बनना है उसको पहले बाहर निकालो, उसके बाद थोड़ा पता चल जाएगा। जैसे चलो यहाँ देखो, NH4 ट्वाइस सल्फेट, ये ले लिया हमने, कोई और बेस ले लेते हैं इस बार, चलो इस बार NaOH ले लेते हैं। इसको बैलेंस वैलेंस करने का था नहीं, लेकिन हमने लिख दिया, तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, अमोनिया को बाहर कर देंगे, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, जो है उसको हटाओ पहले। फिर क्या होगा, एक तो बनेगा H2, फिर क्या बनेगा, एक बनेगा Na2SO4, क्या बनेगा, Na2SO4। ये ज़रा कॉपी करना आपको, ठीक है। तो ये दो मेथड है, ठीक है। थर्ड लिखना है आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बनाने के दो मेथड हमने देखा। थर्ड लिखना है आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस। थर्ड क्या लिखना है आपको, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। रफ कर रहा हूँ, आपको तो पता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, आपको तो पता है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि N2 लेते हैं और इसको H2 के साथ हिट करते हैं और इसको हम लोग अमोनिया बना देते हैं। और इस प्रोसेस का नाम आपको याद है, क्या नाम है इसका, हैबर प्रोसेस। क्या नाम होगा ये, हैबर प्रोसेस। आपको ये भी पता है कि हैबर प्रोसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, HPLV। सर ये क्या आपने लिखा है, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। अमोनिया तभी बनेगा, अमोनिया कब बनेगा, तभी बनेगा जब प्रेशर कैसा हो, हाई, और वॉल्यूम कैसा, लो। हाई प्रेशर अगर लो वॉल्यूम है तो ऐसे केस में अमोनिया क्या होगा, फॉर्म होगा। अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, ली-शैटले प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं, ली-शैटले प्रिंसिपल क्या होता है, पूरा एक पोर्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में है। मैंने इक्विलिब्रियम की क्लासेस में उसे पढ़ाया है। इनफैक्ट आप जहाँ भी पढ़ते होंगे आपके टीचर ने बहुत अच्छे से तैयारी कराई होगी, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा लिखेंगे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड use of a catalyst and use of a catalyst and use of a catalyst like iron oxide, like iron oxide, like iron oxide with a small amount of water, with a small amount of water, with a small amount of water and Al2O3 and Al2O3 favor the formation of ammonia, and Al2O3 favor the formation of ammonia, favor the formation of ammonia, favor the formation of ammonia। क्लियर हो गया, समझ गया। फिर अगला पॉइंट लिखना है, मतलब अगली प्रॉपर्टी हमारी लिखना है, बाय मतलब सॉरी क्या नाम है उसका, प्रिपरेशन अगला लिखना है, लिखेंगे बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड। ये जो रिएक्शन अभी हम लिख रहे हैं ना, कैल्शियम साइनामाइड, ये हमने एस ब्लॉक में भी किया है। एस ब्लॉक में कहाँ किया है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, वहाँ हमने किया है। तो यहाँ से क्या बनेगा, अमोनिया और क्या बनेगा, CaCO3। ये जरा कॉपी करेंगे, अमोनिया प्लस CaCO3, ठीक है। थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हम इसके लिखेंगे, तो लिखना है जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। जल्दी से हेडिंग करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। आपको लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया में लिखना है थोड़ा सा, इट इज़ अ कलरलेस गैस, it is a colorless gas, it is a colorless gas, it is colorless gas with pungent smell, pungent, with pungent smell, फुल स्टॉप पे लिखना,
जो अमोनिया ना सड़ी हुई मछली की तरह महकता है। कैसा महकता है? सड़ी हुई मछली की तरह महकता है। जैसे एक भारत में कंपनी है, मैं ज़रा इसका नाम लेना चाहूँगा। ये दो कंपनियां हैं, जैसे एक कंपनी का नाम है गेल और एक कंपनी का नाम है NFL। ये कंपनी जहाँ भी खुलती हैं साथ में खुलती हैं, मतलब आमने सामने खुलता है, बीच में रेलवे ट्रैक होता है। ये कंपनी एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे ये गेल क्या है सर? गेल क्या लिखा आपने? गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे आपके घर में जो आता है ना LPG सिलेंडर, उसी का एक कंपनी है जिसका नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। क्या लिखा भाई? ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या करती है? गैस बनाती है, नाइट्रोजन, और इसको देती है। उसी से ये यूरिया बनाता है। अमोनिया लेके क्या बनता है? यूरिया बनाता है। यूरिया जो खेतों में हम लेते हैं उसमें। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो बेसिकली जो दोनों कंपनियां जहाँ पे रहती हैं, जहाँ पे बेसिकली ओपन होती हैं, तो मैं जैसे NFL में गया था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट NFL में इंजीनियर हैं और गेल में भी इंजीनियर हैं। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया था, एक प्रोजेक्ट थोड़ा था वहाँ पे DPS के, थोड़ा उन्होंने बुलाया था कि सर वो DPS का प्रोजेक्ट आप ले लीजिए। जब मैं वहाँ गया तो मैं देखा कि NFL में छोटे छोटे दीवारों पे उन्होंने वॉल पेंटिंग से लिखवा दिया है कि जैसे ही कोई गैस स्मेल करे, यानी अमोनिया स्मेल करे, तुरंत आप भाग जाए। क्योंकि जब जो वहाँ पे रहेगा अमोनिया को स्मेल करेगा, सड़ी हुई मछली की तरह महक रहा है, धीरे धीरे बेहोश हो जाएगा, और ज़्यादा अगर स्मेल किया तो मर जाएगा। तो लिखा रहता है कि सबसे पहले खुद भागें, मतलब जान है तो जहान है, एक लाइन में ये मीनिंग था। तो बेसिकली NFL क्या करता है? अमोनिया उसको लेके यूरिया वगैरह में कन्वर्ट करता है। तो हमने भी बेसिकली लिखा कि पंजेंट स्मेल है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखना है, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फिर लिखना, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजॉल्व, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजॉल्व 1300, डिजॉल्व 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius and 1 atm pressure, and 1 atm pressure, and 1 atm pressure। फुल स्टॉप लिखना, फुल स्टॉप लिखना, the high solubility is due to, the high solubility is due to hydrogen bonding, the high solubility is due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding। फुल स्टॉप पे लिखना, इसी में लिखना भी, in aqueous solution, in aqueous solution it's basic in nature, it's basic in nature, it's basic in nature। ये रिएक्शन जरा सा आपको कॉपी करना है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ वीक बेस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वीक बेस। फिर हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का ये स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं कैसा होता है, इस तरीके का होता है। देख लें आप क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ज़रा सा देख लें आप। हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे ज़रा सा देख लो, एंगल कितना होगा 107 डिग्री, शेप कैसा होगा py। सर शेप आपने py क्यों लिखा? सर sp3 का तो शेप टेट्राहाइड्रल होता है, sp3 का कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल होता है। ये तब होता है जब 4 सिग्मा हो प्लस 0 लोन पेयर हो, और sp3 में जब 3 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और ऐसे केस में जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है। तो पिरामिडल हमने क्यों लिखा, आपको समझ में आ गया होगा। कितने सिग्मा है इसमें? 3 सिग्मा। ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, और 1 लोन पेयर है तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन शेप क्या होगा? पिरामिडल होगा। क्लियर हो गया? तो थोड़ा अपने को ये लिखना है, लिखेंगे नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट in sp3 hybridization, in sp3 hybridization, nitrogen atom is present in sp3 hybridization, ठीक है। and due to presence of lone pair, and due to presence of lone pair, and due to presence of lone pair, nitrogen exists in pyramidal structure, nitrogen exists in pyramidal structure, nitrogen exists in pyramidal structure with 107 degree angle, with 107 degree bond angle, with 107 degree bond angle। क्लियर हो गया? अगला प्रॉपर्टी लिखेंगे, अमोनिया कैनॉट। ये जो लाइन लिख रहे हैं इस पर थोड़ा सा लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन से भी 2 बार क्वेश्चन आ रखा है, तो लिखेंगे अमोनिया कैनॉट बी
cannot be derived, cannot be derived, ये कब लोगों ने अमोनिया cannot be derived, ठीक है। derived की जगह पे लिखना ड्राइड लिखना, ठीक है। अमोनिया cannot be dried, ठीक है, ड्राई, using concentrated H2SO4, using concentrated H2SO4, P2O5, concentrated H2SO4, P2O5, CaCl2, because it will react them, because it will react them, because it will react them, ठीक है। उसके साथ क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है। जैसे मैंने ये लिख दिया पहला, चलो आपको ये लिखना है NH3P2O5 प्लस वाटर, NH3P2O5, जरा सभी बच्चे देखें, प्लस वाटर। इसके साथ क्या बनाता होगा, फॉस्फेट, NH3 का थ्राइस लिख लेते हैं, NH4 का थ्राइस, सॉरी, और PO4 पे -3 चार्ज आता है, तो हम ये लिख लेंगे। क्लियर हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जरा देखो यहाँ पे सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, जो ये वाला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ये बेसिकली एस ब्लॉक से हमने लिया है। कहाँ से लिया, एस ब्लॉक से लिया, जिसको मैंने एस ब्लॉक में पढ़ाया। अच्छा, मैं ऐसे इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, ये एस ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, ताकि आपको याद रहे कि मैक्सिमम रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आपको याद होगा जब मैंने D&F का कंपाउंड पढ़ाया था, तो मैंने बोला था जब किसी एलिमेंट के बीच में डॉट आ जाए तो ऐसे वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं एडक्ट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एडक्ट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, एडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। हो गया। लास्ट एक लाइन लिखेंगे आज की क्लास का, फिर हम छोड़ देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको देयरफॉर, लिखना है देयरफॉर क्विक लाइम, देयरफॉर क्विक लाइम, ऐसा लिखना है आपको। देयरफॉर क्विक लाइम is used to dry, it because both are base, that is ammonia and ये लिखना ammonia and quicklime, ठीक है, ammonia and quicklime, and cannot react with each other, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। पी ब्लॉक आप शुरू कर दीजिए थोड़ा तेज़ी से। फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी स्लो पढ़ाया है, NCERT को लेते हुए पढ़ाया है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे अच्छा हो जाएगा। हार्डली 5 डेज़ के अंदर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।